गुड इवनिंग सर। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने। पिछले वीडियो में अपने मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपव्यय वेग तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ध्यान दो, इसमें अपनी थ्योरी का एक और टॉपिक लेते हैं, ध्यान दो। इसमें अपने को क्या डिस्कस करना है, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है उसका अपव्यय वेग के साथ क्या रिलेशन होता है, उसको अपने डिराइव करेंगे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन आएगा यहाँ से। इस रिलेशन के बेसिस पे आगे अपने जो ओम्स लॉ है उसको भी अपने देखेंगे कि कैसे आता है वो ओम्स लॉ, ठीक है। और इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो भी आगे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा। तो चालक में प्रवाहित धारा और अपवहन वेग में रिलेशन को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कंडक्टर को मान लेंगे इस प्रकार से। ये एक कंडक्टर वायर है और इस वायर पर हम लोगों ने एक बैटरी को आरोपित कर रखा है। चालक तार ली और इस चालक तार पर हम लोगों ने क्या कर दिया, बैटरी को आरोपित कर दिया। तो आपको पता है कि बैटरी लगाने के बाद इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर एक औसत वेग से खिसकना स्टार्ट कर देते हैं, ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिस वेग से वो ड्रिफ्ट होते हैं उसको अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवहन वेग कहते हैं। वीडीसी इसको रिप्रेजेंट किया था आपने। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इन इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के कारण इस कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल एक धारा जो है वो कैपिटल आई प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी, जो इस पूरे सर्किट में इस प्रकार से प्रवाहित होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। ये चीज हमने देखी थी कि चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने का जो प्रमुख कारण होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग माना जाता है। अपवहन वेग के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो बेसिकली हम लोगों को इस आई में और इस वीडी में रिलेशन फाइंड आउट करना है।
उसके लिए सबसे पहले अपने कुछ एक चीजें अपने को डिफाइन करनी पड़ेंगी। देखो कौन कौन सी चीजें। एक तो अपने डिफाइन करना पड़ेगा चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। चालक का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो क्या होता है? चालक के प्रति इकाई आयतन में, चालक के प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चालक के प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? उस चालक का इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व कहते हैं। और इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एन से। अब यदि अपने मान लें कि इस कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैपिटल एन है, और इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो अपने पास है वो कैपिटल ए है, और वायर की जो लेंथ है, वो लेंथ अपने पास स्मॉल एल है। तो अपने इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। देखो एन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या हमने कितनी मान ली? कैपिटल एन। और इस कंडक्टर का जो आयतन होगा वो हो जाएगा क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तो यहाँ से अपने पास इस कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व के पदों में, एन ए एल। ये अपने पास आ गई इस कंडक्टर के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसको हम लोग एक नंबर इक्वेशन दे देते हैं अभी। अब उसके बाद आप लोग विद्युत धारा की वैल्यू इसके अंदर निकाल लो। विद्युत धारा की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या होती है? देखो विद्युत धारा की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या होती है? विद्युत धारा आई इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइड बाय टाइम। टोटल चार्ज डिवाइड बाय टाइम। अब टोटल चार्ज किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनटू एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और डिवाइड बाय टाइम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज कर लो अभी। इक्वेशन फर्स्ट से यदि अपने n की वैल्यू पुटअप कर दें इसमें, तो ये बन जाएगा n a l e और डिवाइड बाय टी। टी क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन्स को इस चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में लगा समय। तो आपको पता है कि जो समय होता है, समय को दूरी बटा चाल के बराबर लिखते हैं। और यदि ये इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएंगे तो एल दूरी को ट्रेवल कर लेंगे ये, और बटा में चाल। और इलेक्ट्रॉनों की जो चाल है वो अपव्यय चाल के बराबर है, वीडी के बराबर। तो इसमें टी की वैल्यू जो पुट करोगे, आई इज इक्वल टू एन ए एल ई, और डिवाइड में इसके क्या है? टी। टी की जगह पुट करोगे एल बटा वी डी। यहाँ से एल कैंसिल हो जाएगा, तो जो आई की वैल्यू अपने पास आएगी वो आ जाएगी कितनी? एन ई ए वी डी। ये अपने पास स्टेब्लिश हो गया रिलेशन। किसके बीच में रिलेशन? विद्युत धारा और अपव्यय वेग के बीच में। दोबारा देखो, सबसे पहले अपने को क्या करना है? इस चालक के लिए डिफाइन करना है मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? किसी चालक के अंदर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटा में उस चालक का आयतन। यदि हम लोग इसके अंदर n इलेक्ट्रॉन मान लें और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको कैपिटल एल और लेंथ को एल मान लें, तो जो इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व आएगा स्मॉल एन, ये बनेगा कैपिटल एन बटा ए एल। यहाँ से अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने को प्राप्त हो जाएगी। इन टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या का इस्तेमाल करते हुए हमने क्या कर लिया? इस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। क्योंकि विद्युत धारा का जो मान होता है वो टोटल आवेश बटा समय के बराबर होता है। टोटल आवेश हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व करके टी की वैल्यू जो इसमें है वो पुट करी हमने कितनी? स्मॉल एल बाई वी डी। ये स्मॉल एल बाई वी डी कैसे आया?
तो अपने को जानते हैं कि ये टी समय कौन सा समय है, जिस समय में इलेक्ट्रॉन इस चालक के एक सिरे से लेके और दूसरे सिरे तक गति करते हैं, वो समय टी है। तो आपको पता है कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दोनों सिरों के मध्य की दूरी एल है, और इलेक्ट्रॉनों की चाल जो होती है वो बैटरी की उपस्थिति में अपव्यय चाल के बराबर होती है। इसलिए टी का मान जो है वो एल बटा वी डी इसके अंदर पुट करेंगे, तो अपने पास फाइनली ये रिलेशन अपने को मिलेगा। किसी भी चालक के अंदर धारा की जो वैल्यू है वो एन ई ए वी डी के बराबर होती है। तो अपने यहाँ से रिलेशन क्या बता सकते हैं, रिलेशन ये बता सकते हैं कि धारा का जो मान होता है, धारा का मान वो अपव्यय वेग के समानुपाती होता है। ठीक है, चलो मैं इसको अगली स्लाइड में लिख देता हूँ। इक्वेशन अपने पास क्या आया, इक्वेशन अपने पास आया आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। यहां से वी डी की वैल्यू को एक तरफ कर लो, ये बन जाएगा अपने पास आई डिवाइड बाय एन ई एंड ए। इस इक्वेशन के बेसिस पर अपने ये कह सकते हैं कि नंबर एक, चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का जो अपव्यय वेग है वो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें से दूसरी जो आउटपुट इंफॉर्मेशन है वो ये निकाल सकते हैं अपने कि वीडी को जो वैल्यू है, वीडी की वैल्यू ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के व्युत्क्रमानुपाती होगी। एन यहाँ पे क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व है, तो ये चालक के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट होता है, इसलिए एन और ई पर तो ये डिपेंड नहीं करेगा, केवल और केवल दो ही फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर हो गया अपने पास करंट, और दूसरा फैक्टर अपने पास हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये दो चीजों पे इसकी डिपेंडेंसी है। यदि ये दो चीजों पे डिपेंडेंसी है तो अपने इसको सामान्य रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, वी डी वन बटा वी डी टू। अब देखो भी, करंट के लिए आएगा यहाँ पे आई वन बटा आई टू, करंट के लिए आएगा आई वन बटा आई टू। क्यों आई वन बटा आई टू, क्योंकि करंट के साथ ये समानुपातिक रिलेशन में है, समानुपातिक रिलेशन में। तो ऊपर आपने वी डी वन लिखा है तो ऊपर यहाँ पे आई वन लिखेंगे, लेकिन एरिया के साथ इसका जो रिलेशन है वो व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है, इसलिए आप ऊपर तो लिखोगे ए टू को और नीचे लिखोगे किसको, ए वन को। इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो जो आपके ड्रिफ्ट, वेलोसिटी, करंट और एरिया से रिलेटेड होंगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है क्या, बता दो भी एक बार थोड़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है व्यास, तो ये सारे जुड़े हुए हैं ना, रोहित, उदयबान, तनिष, अजय, बिश्नोई। उदयबान ये पल्ले पड़ गया क्या? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो दो ग्राफ भी इसमें डिस्कस कर लेते हैं अपने। पहला ग्राफ अपना हो जाएगा करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, और दूसरा ग्राफ हो जाएगा अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो आई और वीडी में क्या रिलेशन है, समानुपातिक है ना दोनों। आई और वीडी समानुपातिक हैं, इसलिए इसका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, और वीडी और एरिया व्युत्क्रमानुपाती है तो इसका ग्राफ जो होगा वो डिक्रीज होता हुआ इस प्रकार से आपको मिलेगा। जैसे जैसे एरिया की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ध्यान दो भी, इस रिलेशन से आप एक टर्म और बना सकते हो, कभी कभार ये एक स्टेप आगे करके दे देता है आपको भी। कैसे, इक्वेशन को दोबारा लिखो, इक्वेशन अपने पास क्या है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये इक्वेशन है अपने पास
करंट का। यदि मैं एरिया को करंट के डिवाइड में ले जाता हूं तो अपने पास टर्म बनेगी करंट डिवाइड बाय एरिया, और बराबर आ जाएगा एन ई वी डी। और बाय डेफिनेशन आपको पता है, क्या पता है आपको, कि प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो धारा होती है उसको अपने क्या कहते हैं, धारा घनत्व। तो ये जो आई बटा ए होगा ये जे बन जाएगा अभी, और बराबर अपने पास आ जाएगा एन ई वी डी। ये देखो किसके बीच में रिलेशन बता रहा है अपने को, ये रिलेशन बता रहा है अपने धारा घनत्व धारा घनत्व व अपवहन वेग में संबंध। धारा घनत्व व अपवहन वेग में संबंध को ये शो कर रहा है। हाँ जी, यस नो बोलो। अब देखो, अब अपने क्या करने वाले हैं कि पिछले लेसन में अपने जो कुछ पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस, और इस लेसन में अपने जो दो टॉपिक कर लिए, एक तो अपने बेसिक करंट के बारे में देख लिया कि क्या होता है, करंट डेंसिटी देख ली क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख ली क्या होती है, और आज हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में और करंट में रिलेशन भी देख लिया क्या होता है। आज की थ्योरी के हिसाब से अपने क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं अभी, जो प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, ठीक है। तो यदि आपकी परमिशन हो तो एक बार मैं स्लाइड को ऑफ करके पीडीएफ ओपन कर दूं, इसमें पेपर बता दो थोड़ा सा भी। चलो मैं इसमें पीडीएफ को ओपन कर देता हूँ एक को। पीडीएफ दिखाई दे रही है क्या सभी को? छोटी दिख रही है, एकदम छोटी, कुछ नजर नहीं आ रहा। छोटी दिख रही है ना? जूम छोटी तो बड़ी कर देते जूम हैं करो अपने। सर इसको। अब ठीक है? सर थोड़ा और जूम करो, थोड़ा अभी सा ठीक और। है? अब सही है सर। अब ठीक ओके है सर। यार, इतना देखो ओके काम सर। चलाना पड़ेगा अपने से। ओके सर। ओके सर। ओके ओके रिपोर्ट। ये अपने एग्जाम में आया हुआ है, नीट का एग्जाम हुआ था 2024 के अंदर, ठीक है। रीनीट हुआ था ये, मतलब दोबारा लिया गया था टेस्ट। उसके क्वेश्चंस अपने देखते हैं कोई पांच चार, ठीक है, जो अपने आज तक की थ्योरी के हिसाब से होंगे। तो आज तक की थ्योरी के हिसाब से यदि अपने पहले 10 में से ढूंढें तो पहले 10 में से तो एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भी। क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है सभी को? अरे हाँ ना बोलो यार। क्वेश्चन यस नंबर सर, दिख 11 रहा दिख है। रहा है ना? 11वां क्वेश्चन अपने से क्या पूछ रहा है अभी? 11वां क्वेश्चन अपने से पूछ रहा है, ए 12 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी। मतलब अपने पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस दे रखी है कितनी, 12 पिको फेरेड, और इसको एक 50 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन नैनो जूल। तो पूछा क्या है अपने से, अपने से पूछा इस संधारित्र के अंदर, इस कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, और कौन से यूनिट में पूछी इसने, नैनो जूल में। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो देखो अपने को कौन कौन सी आ चीजें गया दे सर। रखी हैं। हाँ, अपने को एक तो सी की वैल्यू दे रखी है कैपेसिटेंस, ये दे रखा है अपने को 12 पिको फेरेड, 12 पिको फेरेड दे रखा है। और पिको फेरेड की वैल्यू जो होती है वो आपको पता है 12 इंटू 10 की घात -12 हो जाएगा ये। पिको जो होता है ना, पिको, वो 10 की पावर -12 के बराबर होता है।
और क्या दे रखा है आपको, देखो बैटरी की वोल्टेज दे रखी है, वोल्टेज V की वैल्यू दे रखी है अपने को कितनी, 50 वोल्ट। 50 वोल्ट। C और V दो दे दिए। C और V की टर्म में एनर्जी का फॉर्मूला याद है किसी को? 1/2 CV²। वाह भी वाह, शाबाश उदयवान। ये फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू हाफ CV²। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर लो बस। U इज इक्वल टू हाफ, C की वैल्यू कितनी होगी, 12 इंटू 10⁻⁻12, और V का स्क्वायर 50 का स्क्वायर करोगे तो क्या ये 2500 आ जाएगा। और इसको अगेन सॉल्व किया तो अपने आंसर आया 1/2। 1/2 को इस पे कैंसिल कर दो तो ये 6 हो जाएगा। अभी 6, 12 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है 6 हो गया। और इनटू बन गए ये 25 इंटू 10⁻⁻10। यहाँ तक प्रॉब्लम। 15 की पावर, हाँ ठीक है। 25 छिक्का 25 को 6 से 150, मल्टीप्लाई कर दो 150 तो वो 150 का जो जीरो है तो उसको इसके 10 की साथ पावर मर्ज 9 हो कर लेते जाएगी। हैं अपने, तो 10 की घात -9 हो जाएगा ना, हम्म। जूल में आएगा। और आपको पता है 10 की घात अपने -9 को क्या लिखते हैं, नैनो। नैनो। तो आंसर कितना आ गया अपने पास है, ए नंबर ऑप्शन। 15 नैनो जूल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है इसका बताओ। ऑप्शन नंबर 1 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है यहां तक है? देखो इतना इजी क्वेश्चन है, कैपेसिटर से रिलेटेड है, एग्जाम में अपने पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें। ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या सबको? अरे हाँ सर ना नोट बोलो नहीं भी। कर रहे, समझ आ गया। हाँ हाँ नोट मत करो चाहे, आ बस गया। हाँ ना बोल दो, क्योंकि ये पीडीएफ सेव रहेगी, रिकॉर्डिंग सेव रहेगी, तो नोट करने की तो आ आवश्यकता ही गया नहीं है सर अपने। समझ। बस ठीक है। इससे अगले वाला क्वेश्चन देखो अपने, वो भी इसी से रिलेटेड है, जो अपने चैप्टर कर रहे हैं उससे रिलेटेड है ये। क्वेश्चन नंबर 12। 12वां। D/2। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है देखो, ए यूनिफॉर्म वायर ये तो ऑफ इंग्लिश डायमीटर लिखी टी। हुई है सर। हाँ जी। ये तो इंग्लिश लिखी है, क्या देखे इसको। देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ हिंदी में, कोई बात नहीं, ठीक है। ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर डी कैरीज ए करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर। इस लाइन का ये मतलब है कि अपने पास एक एक वायर है जिसका व्यास दे रखा है डी। व्यास कितना दे रखा है, डी। और उसमें करंट फ्लो कर रहा है कितने मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर। ठीक है, हमें कितने मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। और उस केस में इलेक्ट्रॉनों की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी वैल्यू दे रखी है अपने को v। जब ठीक डायामीटर है। d है, व्यास d है और धारा का मान 100 मिली एम्पियर है, तब जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अपने अपवयन वेग है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, v दे रखी है। उसके बाद क्या किया इसने, जो डायामीटर है उसको कितना कर दिया देखो, आधा। आधा कर दिया, डायामीटर आधा कर दिया, और करंट की वैल्यू कितनी कर दी, 200 मिली एम्पियर। अब पूछा है कि जो नया अपवयन वेग होगा वो कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? जी। अपने पास एक वायर थी, मैं डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ। डायग्राम देखो, इस प्रकार से ये वायर थी अपने पास। इस वायर का ये जो व्यास दिखाई दे रहा है आपको, व्यास, ये व्यास था डी। ठीक है, और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है इसको अपने I1 मान लेंगे। धारा प्रवाहित हो रही है, इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी, 100 मिली एम्पियर। 100 मिली एम्पियर। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी V d1 कह दो इस सिचुएशन में, उसका मान दे रखा है v के लिए, v के बराबर दे रखे हैं। ये सिचुएशन है। अब हमने क्या किया, हमने इस वायर के अंदर दो चेंज कर दिए। क्या क्या चेंज कर दिए देखो, एक तो इसका जो डायामीटर था वो आधा कर दिया। हाँ जी। ठीक बात इतनी। अब जो डायामीटर है वो d/2 कर दिया, देखो d/2।
और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था, करंट, उसको चेंज करके I2 बराबर 200 मिली एम्पियर कर दिया, 200 मिली एम्पियर। तो इस सिचुएशन में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी VD2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो क्वेश्चन में पूछा है। अब समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अब आ गया सर। हाँ, इसका मेरे हिसाब से अब सर इसका ये सॉल्यूशन, आएगा, हाँ जी, ए नंबर, बी, 3 नंबर ऑप्शन आएगा मेरे हिसाब से। चलो चेक करते हैं अपने। एक ऑप्शन, एक आंसर आया अपने पास, 3, अजय का आंसर आया 3 है। 4B। अजय चेक करते हैं हाँ, अभी। 4 4 4 अजय 4 चेक नंबर करते हैं ऑप्शन है अपने। ये, 2 नंबर ऑप्शन देखो आएंगे। ध्यान दो, एक और ऑप्शन आ गया। युवराज, युवराज का आंसर आ रहा है 8B। चलो चेक करते हैं, अभी चेक करते हैं। अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, अभी रिलेशन D1 बताया था बटा अभी D2। आपको। हाँ, आई की वैल्यू वही वाला। किसके बराबर होती है, NEAVD। हाँ। तो यहां से अपने पास एक रिलेशन आया था जनरल फॉर्म में, VD1 डिवाइड बाय VD2 बराबर क्या लिखते हैं अपने, I1A2 और डिवाइड बाय I2A1। 4 आएगा सर ये आंसर सही। चलो चेक करते हैं अपने, देखो अब VD1 की वैल्यू कितनी दी है, V के बराबर, V बटा और 2 कर दो VD2 इसमें से। अपने कैलकुलेट करना है। हम्म, ठीक है, I1 कितना दिया है, 100 मिली एम्पियर। 100। A2 तो दूसरे केस में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। D ठीक है, ध्यान दो, हमने व्यास क्या किया है, व्यास आधा किया है, डबल किया है, यहाँ पे आधा। आधा कर दिया, तो जो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा वो 1/4 गुना हो जाएगा पहले से। ठीक है, कुछ लोग मिस्टेक कर रहे हैं थोड़ी कैसे? सी। कैसे व्यास सर? यदि आधा कर दिया जाए ना, व्यास यदि आधा कर दिया जाए तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो होता है वो 1/4 हो जाता है। क्योंकि आपको पता है, देखो क्षेत्रफल की वैल्यू किसके बराबर होती है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वर्ताकार होता है, और वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। होता है नहीं होता, पाई आर बताओ? स्क्वायर। होता है ना। अब यस सर। यदि मैं क्या करता हूँ, रेडियस को आधा कर दूं, r की जगह r/2 ए पुट बटा कर 4, दूं, ठीक है ठीक है। हाँ तो 1/4 हो ओके। जाएगा ना। तो व्यास को आधा कर रहे हैं तो रेडियस भी तो आधी होगी। हाँ जी हाँ जी। तो जो एरिया होगा, एरिया वो पहले का 1/4 हो जाएगा। तो यदि पहले एरिया A1 है, पहले यदि एरिया हम्म, A1 है, तो जो A2 होगा, A2, यदि पहले अपने पहली सिचुएशन में एरिया A1 ले रहे हैं, तो दूसरी सिचुएशन का जो एरिया होगा A2, वो पहली सिचुएशन का 1/4 होगा, मतलब A1/4 होगा। ठीक है, ठीक है ठीक है। तो A2 की वैल्यू को पुट किया, A1/4। I2 की वैल्यू कितनी है, 200 मिली एम्पियर। और A1 को तो A1 रखेंगे अपने एज इट इज। अब A1 से A1 तो कट आउट हो जाएगा, और हम्म, ये वैल्यू बन गई अपने 1/8 के बराबर आ गया ये। तो यहाँ से VD2 का जो आंसर आएगा अपने पास, वो 8 × V आ जाएगा। युवराज जलंधरा का आंसर सही है बिल्कुल। मैंने 2 नंबर ऑप्शन बोला था हाँ, सर। ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट है। हम्म, ठीक है, अभी अजय, सर हाँ अजय ने भी थोड़ा वापस रुको, आंसर दे दिया अभी। अजय ने भी ये वापस लास्ट आंसर वाला दे थोड़ा दिया सा इसका स्टेप 8। दोबारा बताना सर। लास्ट वाला लास्ट वाला स्टेप स्टेप थोड़ा क्या, सा बताना। हाँ, ये सोल्व लास्ट टू वाला स्टेप A1 क्यों दोबारा किया? बता देता हूँ। देखो, ये रिलेशन पल्ले पड़ गया ना, कि जो दूसरे केस हम्म, में एरिया होगा वो पहले केस का 1/4 होगा। ठीक ठीक। उसके बाद इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट किए हैं, देखो I1 की जगह 100 आ गया, A2 की जगह A1/4 लिखा, A1/4, इसका 4 डिवाइड में चला गया। ठीक ठीक, अब ये पूछ रहा डिनोमिनेटर था। में डिवाइड में I2 की वैल्यू 200, और A1 को A1 रखा, A1 से A1 की वैल्यू कैंसिल आउट होगी। ठीक ठीक है, ठीक। ओके सर। तो इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था अभी। प्रश्न अच्छा था। अच्छा प्रश्न था ना, हम्म, ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में, देखो ये ज्यादा तो टफ नहीं है थोड़ा ये। ध्यान लगा के, हाँ, 12th से थोड़ा आ सा जाएगा ध्यान नीट में लगा के सिलेक्शन। आप लोग, यदि बोर्ड बोर्ड भी ढंग से कर लेते हैं ना, 12th बोर्ड भी ढंग से कर लेते हो, तो मैं मानता हूँ विदाउट विदाउट कोचिंग नीट का एग्जाम क्लियर होता है। हम्म, ठीक है, आगे बढ़े अपने। यस सर। ठीक है, इस पेज पे और देख लो कोई।
इस पेज पे और अभी तक तो नहीं है। अभी तक तो मेरे को तो लगा नहीं इस पेज पे और कोई नहीं है अभी। अगला पेज चेक करें। करें। ठीक है, अभी देखो वाह, 19वां क्वेश्चन जो है, 19वां क्वेश्चन अपने रिलेटेड है। 19वां क्वेश्चन ये तो बहुत आसान है, ये बाकी डायरेक्ट थ्योरी से पूछिए। उठा के दे दिया। 19वें क्वेश्चन में क्या दिया है? द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद चार्ज क्यू एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस वी डिपेंड्स ऑन। मतलब एक कैपेसिटर है जिसके ऊपर आवेश की मात्रा जो है वो क्यू है और पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर वी है। तो उसकी जो धारिता होगी वो इनमें से किसके ऊपर डिपेंड करेगी? क्यू और वी दोनों पर डिपेंड करेगी, या उसकी ज्योमेट्री यानी ज्यामिति पर डिपेंड करेगी, या ओनली आवेश ज्यामिति पर पर। डिपेंड करेगी, या ओनली क्यू पर वी पर डिपेंड करेगी। बताओ आपका क्या स्टेटमेंट आएगा इसमें? मेरा ज्यामिति पर उसकी स्ट्रक्चर की तरफ। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। देखो कैपेसिटेंस जो होती है, कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन किया था आपने? किसके बराबर होता है कैपेसिटेंस? क्यू बटा वी। हाँ, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू बटा वी, वी यही फॉर्मूला होता है इसका। दोनों पे डिपेंड करता है, देखे तो एक टाइप अब से। आपको पता है कि कंडक्टर के लिए कंडक्टर को दिया गया चार्ज और उसका पोटेंशियल दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं ना हम्म। दोनों। जी सर। मतलब जितना इंक्रीमेंट जिस अनुपात में क्यू को बढ़ाओगे उसी अनुपात में वी बढ़ जाएगा। इसके कारण इसके कारण कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ये बताया था मैंने आपको थ्योरी में, याद करो। यस सर, बताया था। किसी एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए या कैपेसिटर के लिए उसका कैपेसिटेंस क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। चार्ज पर भी डिपेंड नहीं करता और वोल्टेज पर भी डिपेंड नहीं करता। याद करो, मैंने इसके दो ग्राफ बनवाए थे आपको। बनाए थे। बनवाए थे ना? एक ग्राफ तो बनवाया था सी का क्यू के साथ, ये भी ग्राफ आया जी था सर। अपने पैरेलल टू चार्ज सीधा। एक्सिस। एक ग्राफ बनाया था अपने वोल्टेज का सी का वी के साथ। कैपेसिटेंस के साथ, ये भी ये भी सीधा पैरेलल ही टू था। वोल्टेज एक्सिस मिला था ना? हाँ। तो यदि अपने क्यू पे देखें तो भी डिपेंड नहीं करता कैपेसिटेंस, वोल्टेज पर भी डिपेंड नहीं करता और दोनों पर भी डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटेंस जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है ज्यामिति पर। क्यों? वही बताया क्योंकि उन्होंने। कैपेसिटर का जो अपने कैपेसिटेंस है वो आता है ए एप्सिलॉन नोट बटा डी। आता है डी। नहीं आता? बताओ। यस आता सर। है ना संधारित्र का कैपेसिटेंस? हम्म। मतलब जो कैपेसिटेंस है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती और और प्लेटों के दूरी मध्य के की जो दूरी है व्युत्क्रमानुपाती। उसके व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये जो क्षेत्रफल, दूरी, ये सब जो होते हैं ना, क्षेत्रफल, दूरी, ये सब जो होते हैं, ये ज्यामितीय प्राचल होते हैं। भी कौन से प्राचल होते हैं? उसकी ज्यामिति उसके हाँ, आकार उसकी के आधार ज्यामिति को पर होता है। डिफाइन करते हैं ये। हम्म। ज्यामितीय प्राचल होते हैं, ज्यामिति को डिफाइन करते हैं ये हमेशा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये ये हुआ हुआ। कि कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटर की ज्यामिति पे डिपेंड करता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट यस। आएगा बताओ इसका? 2 नंबर। 2 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। क्या ठीक बात है, है। बताया था मैंने आंसर ये। आया है। वाह भी वाह, प्रेरक। प्रेरक ने आंसर दिया है 2 नंबर, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है प्रेरक। मैंने पहले बता दिया था सर, ऐसे बात करो। हाँ हाँ, बता दिया था जी, बता दिया था, बिल्कुल बता दिया, कोई शक वाली बात नहीं है इसमें। हम्म। ठीक है, आगे और देखो भी, और देखो इस पेज पे। इस पेज पे तो 21वां क्वेश्चन है, नहीं है। तीसरे लेसन का है करंट किस। इलेक्ट्रिसिटी का, बट यहाँ तक अपने पहुंचे नहीं अभी तक। हाँ है। ठीक है, पहुंच जाएंगे। चलो अगला पेज देखें। अगले पेज सेक्शन पे बी इतना। एक सेक्शन में अगले कितने पेज आते हैं पे सर? ए सेक्शन में 35 35 प्रश्न था। क्वेश्चन आते हैं। अच्छा। सेक्शन बी स्टार्ट हो गया, देखो सेक्शन बी का 37वां क्वेश्चन देखो भी। हाँ ये है। हाँ, वैल्यू इलेक्ट्रिक सेक्शन बी का पोटेंशियल 37वां डिफरेंस। क्वेश्चन देखो, क्या पूछा है अपने से? द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज
4 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम इज। ठीक है, क्या पूछ रहा है अपने से? कवि कहना चाह रहा है कि अपने पास एक चार्ज है, चार्ज की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। हाँ इस चार्ज से 9 सेंटीमीटर दूरी पर विभव का मान कितना होगा? क्या ये क्वेश्चन मैंने आपको डिटो कॉपी में लिखवा रखा है क्या, नोट्स वाली में? कराया हुआ है सर। कराया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो 37 नंबर क्वेश्चन है ये, 37 नंबर क्वेश्चन। अपने को क्यू की वैल्यू गिवन है, क्यू क्यू गिवन है 4 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। उसके बाद डिस्टेंस गिवन है 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को इलेक्ट्रिक मीटर में कन्वर्ट पोटेंशियल करने के लिए। डिफरेंस, हाँ जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का हिंदी में क्या कहते हैं इसको? विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को विद्युत विभव। हाँ ठीक ठीक। ठीक है, तभी तो आपको मैं ये ना टर्म्स साथ साथ में लिखवाता हूँ तो इंग्लिश वाली, ताकि थोड़ी सी इंग्लिश भी स्ट्रांग हो जाए यार आपकी, है ना। हाँ जी सर। तब देखो भी बिंदु आवेश के कारण विभव का क्या सूत्र होता है, याद करो। केपी बटार, के क्यू बटार। हाँ शाबाश, शाबाश। V बराबर के क्यू बटा आर, और ये फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। हम्म, कर दो सॉल्व, इसको क्या देखना है अभी। के की वैल्यू यस सबको पता है, दे भी रखी है इसने। 9 के इंटू की 10 की वैल्यू 9। होती है 9 इंटू 10⁻9। हम्म, क्यों 4 दे इंटू रखा है 10 की कितना? -7। 4 इंटू 10⁻7। और बटा आर अपने पास कितना है? 9 से 9 आर है कैंसिल। 9 इंटू 10⁻2। 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 की ऊपर 10 -2 की ऊपर जाएगा माइनस, तो प्लस की हो जाएगी। 10 और की 11, -5, 11 में से 7 गए तो कितने बचेगी? 10 की पावर 4 -5। बच जाएगी ना। हाँ 10 की -4, तो ये +4। 40 इंटू 4 10⁻4 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर अपने रहा है वो देखो। अपना ऑप्शन कर रहा है 4 नंबर। 4 नंबर नहीं मैच कर रहा है यार। ये पॉइंट इधर से लगा दो तो। नहीं तो 40 आ रहा है ना, तो अपना तो सॉरी 4 आएगा, 4 आएगा। 40 कहाँ कर दिया, 4 आएगा ना। वही तो कह रहा हूँ मैं, 40 कैसे आ गया? हम्म, मैं 40 कर दिया, पॉइंट इधर उधर करना पड़ेगा। ये 4 4 नंबर ऑप्शन है। इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट आएगा, ऑप्शन नंबर 4। सही है सर। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। और जी जी जी। आंसर आया था, किसका आया था? प्रेरक, प्रेरक 4 नंबर। वाह रे वाह, प्रेरक आज बहुत इंटेलिजेंट हो गया रे। हैं? प्रेरक कितना इंटेलिजेंट कैसे हो गया तुम आज? नेक्स्ट देखते हैं भी पेज पे। नेक्स्ट पेज पे 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 को भी डिस्कस किया जा सकता है भी, ठीक है। थोड़ा सा 50 नंबर को भी डिस्कस किया जा सकता है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं अपने से? द स्टेडी स्टेट करंट इन द सर्किट शोन बिलो इज। एक आपको सर्किट दिया हुआ दिख रहा होगा आपको, ये सर्किट दिया है अपने को। और इसमें इसने क्लियर कट मेंशन कर रखा है कि ये जो सर्किट है ये स्टेडी स्टेट अवस्था में है। स्टेडी स्टेट को कहते हैं हिंदी के अंदर स्थायी अवस्था। कौन सी अवस्था? स्थायी अवस्था। और इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये काम में लिया जाता है कि जब कोई कैपेसिटर स्थायी अवस्था में होता है, जब कोई कैपेसिटर कौन सी अवस्था में होता है? स्थायी अवस्था में होता है, तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है अभी। ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने का मतलब क्या होता है कि करंट को पास होने नहीं देता। करंट को पास होने नहीं देता। तो थोड़ा सा कर। हम्म
ये जो आएगा ना, ये जो अभी आपको चीज बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था जब कैपेसिटर दोबारा पड़ेंगे ना अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी करने के बाद कैपेसिटर दोबारा पड़ेंगे, जिसमें आपको कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में बताऊंगा, तब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल में बताया जाएगा अभी आपको। तो एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना ध्यान में रख लें, जब भी कैपेसिटर स्टेडी स्टेट यानी स्थायी अवस्था में होता है तो वो हमेशा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, मतलब करंट को फ्लो नहीं होने देता। जिस ब्रांच में लगा होगा उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। तो अब मेरे को आप ये बता दो कैपेसिटर कौन सी ब्रांच में लगा हुआ है? समांतर। बीच वाली ब्रांच में है ना। एक आंसर आया अभी अपने पास, प्रेरक ने दिया है 2 नंबर आंसर। चेक करते हैं प्रेरक, ठीक है। मेरा 3 नंबर होगा। कैपेसिटर बीच वाली ब्रांच में है ना, हम्म। बीच वाली ब्रांच में है, तो बताओ इसमें करंट जाएगा क्या? बीच वाली पे तो नहीं। नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये वो कैपेसिटर है जो है ना ये कौन सी अवस्था में है? सही। स्थायी अवस्था में। स्थायी अवस्था में होने के कारण ये जिस ब्रांच में लगा होगा उसमें से करंट को फ्लो होने नहीं नहीं देगा। देगा। तो बचा हुआ सर्किट फिर कैसा आएगा देखो। बचा हुआ सर्किट इस प्रकार से बनेगा, 10 वोल्ट की एक बैटरी, इसके श्रेणी क्रम में 2 ओम का प्रतिरोध, बीच वाली ब्रांच तो हटा ही देंगे अपने, यस सर। इस ब्रांच में 3 ओम का एक प्रतिरोध। ये सिंपल सर्किट में वर्टिकल कन्वर्ट हो गया समांतर में देखो। डायरेक्ट डायरेक्ट जोड़ दो एक समांतर नहीं, बटा श्रेणी, एक ही ब्रांच में ना दोनों। हम्म। तो जो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, क्या वो R1 + R2 के बराबर आ जाएगा? हाँ डायरेक्ट जोड़ना। 3 और 2 कितने हो गए? 5। 5 ओम। ठीक है, 5 ओम। वोल्टेज कितनी दे रखी है? वोल्टेज 10 वोल्ट। ओम्स लॉ अच्छा क्या ये कहता है? वोल्ट। ओम का नियम 10 वोल्ट दे रखा है, 10 वोल्ट। हाँ हाँ मैं इसको संधारित्र ओम मान का के नियम बैठा था क्या पूछ। कहता है? ओम का नियम कहता है धारा बराबर वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, V/R। यही होता है ओम हाँ का नियम। अभी पढ़ेंगे, अपने डिस्कस करेंगे इसको। सी ये बट्टा क्वेश्चन कुछ मैंने तो वो जगह। ले लिया क्योंकि 10th क्लास में भी ओम का नियम पढ़ा हुआ है आपने। V दिया हुआ है हाँ 10 और R निकाल लिया 5, तो बता दो आंसर कितना आ गया? 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर मेरा 3 इसका करेक्ट मैंने आंसर है। बताया था। मैंने कहा था 3 बताया आएगा था इसका। क्या? मैंने बोला था सर इन अजय दोनों ने भी ए बताया ना बता रहा प्रेरक। है, युवराज प्रेरक। 2A बता रहा है 2 एम्पियर। वाह भी वाह, युवराज का आंसर बिल्कुल सही है और उदयभान का आंसर सही है। हम्म। ये आपने कहा ना प्रेरक में 2 नंबर ऑप्शन में, मैं कि इसका 3 होगा 2 नहीं होगा। हाँ 3 होगा, गड़ रहे हैं तीन यहाँ तीन से। तीन ऑप्शन नंबर आएगा इसका। 2 एम्पियर करंट आएगा इसके अंदर। ठीक है, अभी ये 5 क्वेश्चन थे। आगे तो ये केमिस्ट्री का एक सेक्शन चालू हो गया इसमें। अच्छे क्वेश्चन थे ना? अच्छे ही आंसर सिंपल ही आते हैं, बस थोड़ी तैयारी की जरूरी। हाँ बिल्कुल, मामूली सी तैयारी की जरूरत है। थोड़ी तैयारी की है बस। भयंकर तरह की थोड़ी तैयारी की भी जरूरत नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ भी। हम्म। हम्म। यदि हाँ 12th सर। क्लास यदि ढंग से पढ़ लोगे तो भी अपना काम बन जाएगा। और- ठीक है, आगे बढ़े। जी सर। तो इसको मैं एक आज बार की क्लास पीडीएफ को यहीं। हटा रहा हूँ। पीडीएफ को हटा के अपने दोबारा फिर से व्हाइट बोर्ड को लेके आ रहे हैं अभी, ठीक है। ठीक। ये तो भी अब आ जाओ आप थ्योरी के नए टॉपिक के ऊपर। बहुत ही फेमस नियम, ठीक है, जिसको आप लोग 10th क्लास से देखते आ रहे हो अभी। गुलाम का नियम। गुलाम नहीं क्या नहीं, ओम का नियम। ओम का ओम नियम। का नियम। वही वही। गुलाम सर मुंह पे जच्चा हुआ है ना, रट रट गए थोड़ा सा, हाँ तो दिक्कत आ रही है। ठीक है, ओम का नियम। ओम स्लो। तो ओम का नियम क्या है, क्या बताता है अपने को? ठीक है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये होगी इससे रिलेटेड कि ओम का नियम, ओम का नियम चालक पर आरोपित वोल्टेज, चालक पर आरोपित विभवांतर कह दो हिंदी में बात करूं तो, चालक पर आरोपित विभवांतर व
इसमें प्रवाहित धारा के मध्य संबंध बताता है। इसमें प्रवाहित धारा के मध्य क्या बताता है? संबंध। संबंध बताता है। अब ये नियम अपने को क्या बताना चाहता है, अभी उसको देखते हैं अपने एक डायग्राम के थ्रू। ठीक है, मान लो अपने पास एक चालक है, एक चालक है, और उस चालक के ऊपर आप लोग एक विभवांतर लगा देते हो। विभवांतर लगाने का अर्थ है कि एक बैटरी लगा देते हो, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव। तो विभवांतर को आप लोग V से डिनोट कर लें। इस विभवांतर के कारण क्या होगा, इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट होने लगेंगे, मूव करेंगे, और इसके अंदर धारा प्रवाहित होगी। धारा की जो डायरेक्शन होती है वो होती है प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल। नेगेटिव। ये बात अपने पहले क्लियर कर चुके हैं आपको, ठीक है। यस सर, तो कल ओम अपने का जो गति है। नियम है, ओम का नियम सिंपली अपने को ये बताता है कि किसी भी चालक के अंदर प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो हमेशा उस पर आरोपित विभवांतर की क्या होती है, समानुपाती। ठीक है, किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो उस पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। कब? इसके लिए विशेष कंडीशन है, जब चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रहें। ठीक है, जब चालक की भौतिक अवस्थाएं, कौन सी अवस्थाएं? भौतिक अवस्थाएं। अवस्थाएं। भौतिक अवस्थाएं कौन सी होती हैं? अभी जो उसके पैरामीटर आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब जैसे उसकी लेंथ होगी, ठीक है, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका टेम्परेचर हो गया। ये जो 3-4 पैरामीटर होते हैं इनको क्या कहते हैं? अपने भौतिक अवस्थाएं कहते हैं। ब्रैकेट में लिख देता हूँ, लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर। ये क्या जब रहना चालक की चाहिए बताओ? भौतिक अवस्थाएं कांस्टेंट या नियत, नियत। है ना। यस सर। मतलब इन तीनों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ये समय के सापेक्ष नियत बने रहने चाहिए। उस केस में इस चालक के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही होगी वो इस पर आरोपित विभवांतर की क्या होगी, समानुपाती होगी। मतलब समानुपाती जैसे होगी। जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे उसी अनुपात में करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इंक्रीज। क्लियर हो रही है ये बात? हाँ जी। उसके बाद यहाँ से इसको और सॉल्व करो। यदि अपने समानुपातिक निशान को हटा के कांस्टेंट लेके आए तो कांस्टेंट आएगा यहाँ पे कैपिटल आर। और आ रही। ठीक है, और आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी वी बटा आई, वी बटा आई। और ये जो अपने वी बटा आई है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना, यस सर। क्योंकि वी और आई समानुपाती हैं। एक ही अनुपात में बढ़ेंगे तो इनका अनुपात कांस्टेंट आएगा या नहीं आएगा बताओ? आएगा। तो आर बराबर प्राप्त हुआ अपने वी बटा आई बराबर नियत। ये बन गया अपने पास ओम के नियम का गणितीय रूप। ओम के ये नियम आर का क्या है कौन यहाँ सा पे? रूप है? हाँ जी, हाँ बताएंगे आर बताएंगे इसको अभी क्या तो नाम? सब कुछ आ जाएगा। ये ओम के नियम का गणितीय रूप है। और यहाँ पे जो आर दिखाई दे रहा है आपको, आर, प्रतिरोध है। हाँ, इस आर को कहते हैं चालक का प्रतिरोध। ठीक। चालक का प्रतिरोध, इसका मात्रक यही बना दोगे। प्रतिरोध का जो किस? मात्रक होगा वो होगा वोल्ट बटा एम्पियर, वोल्ट बटा एम्पियर। एम्पियर। और वोल्ट बटा एम्पियर को जॉर्ज साइमन ओम्स के सम्मान में ओम से डिनोट करते हैं भी, ठीक है, ओम से डिनोट करते हैं। और इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल ओमेगा होता है। हाँ जी, ये मात्रक ओमेगा। होगा इसका ओम। ठीक है, विमा सूत्र बता दो इसका। वोल्ट को हो जाएगा अपना। वोल्ट का बताओ क्या होता है? वोल्ट का यानी विभव का विमा सूत्र क्या होता है? रुको एक मिनट। विभव का याद करो। विभव का याद नहीं होता आ है रहा था। हाँ। M1 L2 T-3
और a माइनस 1। एम्पियर। विभव निकाल लो ना, विभव की वैल्यू किसके बराबर होती है, W बटा Q के बराबर होती है, ठीक है। और W की विमा W होती है बटा Q M1 L1 T माइनस L2 T माइनस 2 T माइनस 2। कार्य जो होता है वो होता है M1 L2 T माइनस 2, और बटा में आवेश, आवेश होता है एम्पियर इंटू टाइम A1 T1। तो T1 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएंगे T की वैल्यू, और A की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। ओके। हाँ, और डिवाइड में अपने पास है करंट, करंट है डिवाइड में, और करंट की जगह अपने लिखते हैं एम्पियर, करंट की जगह क्या लिखते हैं, एम्पियर A1। इसको यदि सॉल्व करें तो एम्पियर ऊपर चला जाएगा, तो विमा बन जाएगी इसकी M1 L2 L2 T T माइनस माइनस 3 3 और A A माइनस 2। माइनस 2। ये इसका विमा सूत्र बन जाएगा। क्लियर है ये? यस सर। ये बेसिकली ओम का नियम है। जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रहें तो उसमें प्रवाहित धारा जो होती है वो उस पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। इसका गणितीय रूप बन जाएगा V बराबर आई आर, या R बराबर V बटे आई। R है चालक का प्रतिरोध, मात्रक ओम, विमा सूत्र अपने निकाल लिया, ठीक है अभी। ओके सर। ठीक है, अब अपने डिस्कस करते हैं चालक के लिए VI ग्राफ। वाह सर, सरल रेखा होगी सीधी। हाँ, और चालक के लिए VI आई ग्राफ। VI ग्राफ का मतलब विभवांतर धारा ग्राफ है ना। देखो भी, वही डालने डालने ही निकलेंगे अपने, वो निकलेंगे। हाँ निकालेंगे निकालेंगे निकालेंगे, चिंता मत कर। उदयभान बहुत इंटेलिजेंट हो गया, तो सत्संग का असर पड़ रहा है ना। वाई एक्सिस पे तो ऐसे V को ले लिया, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे लेते हैं अपने I करंट को। ये हो गया अपना मूल बिंदु। अपने को पता है चालक के लिए V समानुपाती I होता है ना। जी। इसका मतलब दोनों एक समान अनुपात में बढ़ेंगे, और यदि हाँ एक जी। समान अनुपात में बढ़ेंगे तो ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी जो ओरिजिन से पास आउट होगी, ठीक है। अब यहाँ से ग्राफ से आउटपुट क्या मिलता है अपने को, ग्राफ से आउटपुट अपने निकालने के लिए या तो ग्राफ की स्लोप चेक करते हैं या उस हाँ ग्राफ जी, का ये एरिया चेक करते हैं, ठीक है। दो यस चीजें सर। चेक की जाती हैं। तो अपने 2 यदि पॉइंट लो। पहले स्लोप निकालें तो स्लोप निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर 2 पॉइंट मान लेता हूँ मैं, ठीक है। इसे 2 पॉइंट मान लिए, और इस पहले पॉइंट के लिए वोल्टेज तो V1 कंसीडर कर लें और करंट I1। दूसरे पॉइंट के लिए वोल्टेज V2 और करंट कितना, R बराबर डेल्टा V करंट, बटा डेल्टा ई। हाँ ये ट्रायंगल बना दो एक, ठीक है। इसमें इस एंगल को थीटा मान लें। ये जो डिफरेंस आएगा करंट का डिफरेंस, इसको डेल्टा आई लिख दें। ये जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा इसको डेल्टा वी लिख दें। तो यदि मैं इस ग्राफ की स्लोप निकाल लेता हूँ, स्लोप, ठीक है, तो अपने को पता है स्लोप हमेशा tan थीटा से निकाली जाती है, स्लोप हमेशा tan थीटा से निकाली जाती है, और यस थीटा का सर। मापन जो होगा वो करंट एक्सिस के साथ होगा। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू बनेगी अपने पास डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। और ओम के नियम से पता है करंट और वोल्टेज और करंट का जो अनुपात होता है वो रेजिस्टेंस आर के बराबर होता है, ठीक है। ये आउटपुट मिला यहाँ से पहला कि वी आई ग्राफ की जो स्लोप होती है, वी आई ग्राफ की जो स्लोप होती है वो चालक के प्रतिरोध के बराबर होती है। इसमें थीटा का मापन कहाँ से करना है, करंट एक्सिस से, यहाँ लिख लो ऊपर। या यही मेरे नंबर घटाती है सर, कई बार थोड़ा थोड़ा हाँ ध्यान नहीं ये देता नंबर जल्दबाजी। आता है आपकी। थीटा का मापन
आई अक्ष से करना है, ठीक है, आई अक्ष ये से लेकिन करना है। अब चाहे आपको आई ऊपर दे दिया जाए चाहे या नीचे दे दिया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं बस पड़ेगा। एक बात याद रखो, थीटा का मापन कहाँ से करना है, आई अक्ष से करना है। ये ग्राफ के बहुत सारे आ जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बस वहाँ दिक्कत है। हाँ चलो, ये तो स्लोप के बारे में होगी भी, ठीक है। दूसरी चीज आपको मैं इसके एरिया की ओर बता देता हूँ। हालांकि अभी तक हमने वो टर्म पढ़ी नहीं है, वो भौतिक राशि पढ़ी नहीं है, फिर भी आपको प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे वो बात मैं बता देता हूँ, ठीक है। आगे और डिस्कस कर लेंगे इसको अपने। यदि अपने इस ग्राफ का एरिया फाइंड आउट कर लें भी, एरिया, इसी का ठीक है, एरिया फाइंड आउट करेंगे ना, तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, जो राशि वाई एक्सिस पे है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो राशि एक्स एक्सिस पर होती है सामान्य तौर पर, ठीक है। तो वाई भी एक्सिस यही पर है। कौन है, देखो वी है ना, और एक्स हम्म। एक्सिस पे कौन है, करंट। तो क्या ये वी इंटू करंट। आई बन जाएगा क्या। यस सर। और वी इंटू आई जो होता है ना, ये होता है अपने पास विद्युत शक्ति, हाँ। ठीक है। वी इंटू आई किसके बराबर होता है, विद्युत शक्ति के बराबर होता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये जो बता रहा हूँ ये आपको प्रीवियस नॉलेज के आधार पे बता रहा हूँ। 10th क्लास में ये पढ़ा होगा आपने विद्युत शक्ति के बारे में। यस सर। अब आगे भी इस इलेक्ट्रिक चैप्टर में आ पावर। जाएगा ये, ठीक है। वहाँ फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। तो एक बार इसको याद रख लेना एज ए फैक्ट कि वी आई ग्राफ का जो स्लोप है वो तो रेजिस्टेंस के बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर, और जो एरिया होता है वो विद्युत शक्ति के बराबर होता है। वो तो है। ठीक बात है। ठीक सर। सर एक कॉपी चेक करो सर, बहुत टाइम हो गया कॉपी चेक नहीं हुई ना। करेंगे 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 करेंगे, चिंता मत करो। हम्म। लो ना नेक्स्ट। ना केमिस्ट्री की हुई। नेक्स्ट इसको देख के अपने इस टॉपिक को बाइंड अप करते हैं भी, ठीक है। फिर इसके क्वेश्चन वगैरह कल के लेक्चर में देखेंगे। ओम नियम का प्रायोगिक सत्यापन हेतु, ठीक है, ओम नियम का प्रायोगिक सत्यापन करने हेतु, प्रायोगिक सत्यापन करने हेतु परिपथ चित्र, ये तो वही चित्र है। जो 10th क्लास में पढ़ा था आपने, ठीक है। नहीं सर, 12th में वो बनाया था ना प्रायोगिक अपन ने। सत्यापन का मतलब क्या होता है, हमें एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करना है ओम के नियम को, ठीक है। क्या जो प्रूव करना प्रैक्टिकल है, होगा था ना सर 12th में। हाँ प्रैक्टिकल में भी ये करवाएंगे आपके 12th में, ये प्रैक्टिकल है। ओम के नियम में आपको क्या प्रूव करना है, आपको ये इक्वेशन प्रूव करना है कि V समानुपाती I होता है, और V समानुपाती I के आधार पे जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनती है। आपको ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्रैक्टिकली बना के दिखाना होता है ना। हाँ तो आप समझते हो भी, यदि आपको VI ग्राफ बनाना है प्रैक्टिकली, यदि इसको बनाना है, तो आपको बताओ अलग अलग वोल्टेज की और करंट की वैल्यू चाहिए या नहीं चाहिए, बताओ। सर, दो कम से कम दो। हाँ कम से कम दो रीडिंग तो चाहिए ना वोल्टेज की और करंट की। यस सर। हाँ तो उसके लिए अपने को एक विशेष प्रकार का परिपथ चित्र बनाना पड़ता है, जिसमें वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर लगा देते हैं और करंट को मापने के लिए एमीटर लगा एमीटर। देते हैं, और वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए एक धारा नियंत्रक जो होता है रियोस्टेट उसको लगा देते हैं ना। तो इन यस सब सर, चीजों वो का तुम। इस्तेमाल करके एक सर्किट बनाते हैं जिसको ओम के नियम के प्रायोगिक सत्यापन हेतु परिपथ चित्र कहा जाता है ना। बनाए उसको। यस सर। यस सर। तो वो सर्किट इस प्रकार से होता है, एक तो अपने बैटरी यूज कर लेते हैं, बड़े वाला टर्मिनल प्लस और छोटे वाला माइनस। बैटरी का जो कनेक्शन है, बैटरी का कनेक्शन वो कर देते हैं अपने किसके साथ, पूंजी के साथ। ऑन ऑफ करने के लिए, धारा को ऑन ऑफ करने के लिए पूंजी है, कैसे डिनोट करेंगे इसको। और इसके श्रेणी क्रम में एक लगा देते हैं अपने रियोस्टेट, जिसको हिंदी में कहते हैं धारा नियंत्रक। इस वो धारा सर नियंत्रक ढोलकी का से आगे काम पीछे क्या है करते वो हैं मैं वही है। साइड में लिख दूंगा। हाँ जी। वो ढोलकी से ना सर, वो एक ड्रम्स होता है, वो आगे पीछे करते हैं हाँ उसके हाँ ऊपर से। हाँ हाँ, वही वही, RH से डिनोट किया जाता है इसको। आर और एच।
धारा का मापन करने के लिए हम जो कंपोनेंट यूज करते हैं उसको एमीटर कहा जाता है, एमीटर। और एमीटर जो होता है वो हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है भी, ठीक है, हमेशा किस में लगता है, श्रेणी क्रम में। उसके बाद ये अपने पास हो गया एक चालक तार। ये चालक तार है। अब बताओ किस कंपोनेंट की कमी है। धारा को मापने के लिए एमीटर हो गया, धारा प्रोवाइड करवाने के लिए बैटरी होगी, वोल्टेज कम ज्यादा करने के लिए धारा नियंत्रक हो गया, वोल्टेज मापने के लिए लगाना पड़ेगा ना अपने। यस सर, वोल्ट मीटर। हाँ, वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। और वोल्ट मीटर अपने हमेशा जिसका इसकी विभवांतर नापना चाहते हैं उसके समांतर क्रम में लगाया जाता है अभी। हाँ जी। अपने इस चालक तार के लिए विभवांतर की वैल्यू नापना चाहते हैं ना, हाँ जी। तो इस चालक तार के समांतर क्रम वाली ब्रांच में इसको लगा देंगे वोल्ट मीटर को। और सर्किट में विशेष प्रकार से ध्यान रखा जाता है अभी कि जो वोल्ट मीटर और एमीटर लगा रहे हो आप, इन दोनों के जो पॉजिटिव टर्मिनल हैं, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने चाहिए, और दोनों के नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने चाहिए, तब सर्किट काम करता है, अदरवाइज काम नहीं करता, ठीक है। ठीक है। अब इसमें ये जो आर एच है, आर एच, आर एच क्या चीज है, आर एच और तो वो धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक। इसका काम पता है क्या होता है। वोल्टेज को इसका कम काम ज्यादा होता करना। है कि धारा नियंत्रक से अपने चालक तार के ऊपर अलग अलग विभवांतर लगाया जाता है अभी। क्योंकि आपको पता है जो बैटरी होती है, बैटरी ये तो फिक्स वोल्टेज देती है अपने। जैसे मान लो ये बैटरी 5 वोल्ट की है, ठीक है, और हमें इसके पाँच। ऊपर जो विभवांतर लगाना है चालक तार पर वो लगाना है 1 वोल्ट का विभवांतर। कितना लगाना है, 1 वोल्ट। तो वो काम कौन करेगा बताओ, वो काम धारा नियंत्रक करेगा, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो वोल्टेज की अलग अलग वैल्यू चालक तार पर लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है, धारा नियंत्रक का। किसका यूज किया जाता है, धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक। काम इसका क्या हो गया बताओ, चालक तार पर, धारा का नियंत्रण करना। चालक तार पर अलग अलग विभवांतर आरोपित करने के लिए, चालक तार पर अलग अलग विभवांतर आरोपित करने के लिए इसको यूज करते हैं अपने और धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक। बाकी तो पता ही है। ठीक है, उसके बाद में देखो भी ये जो अपने पास एमीटर है, एमीटर, एमीटर, इसका धारा काम का क्या होता है मापन। भी, क्या धारा का करता है ये, मापन। धारा का मापन। किसका मापन करता है, धारा का धारा का मापन। मापन करता है कि सर्किट में टोटल कितने एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। उसी प्रकार से जिसके अंदर वी लिखा हो, वी और प्लस माइनस दो वोल्टेज का टर्मिनल हो, मापन। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर, ठीक है। क्या कहते हैं इसको अपने, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर क्या करता है बताओ, विभवांतर को मापता है। हाँ, विभवांतर को मापता है, शाबाश। उदयभान बहुत इंटेलिजेंट हो गया। सत्संग का असर है। विभवान है, सत्संग का असर है। हाँ, असर विभवांतर क्या को है? मापता है और ये इसको तो कहते हैं अपने एमीटर। ये तो वो प्रैक्टिकल वाले हैं, ये तो पता ही होता है। हाँ, प्रैक्टिकल किए थे आपने पिछली बार मेरे साथ, है ना। हाँ, वो साथ में आपके वो थे, क्या बोलते हैं सर उसको, वो थे ना, नाम क्या है? ये अपने पास सहयोगी हो गया थे चालक साहब। तार। हाँ, सहयोगी, असिस्टेंट थे आप, लैब असिस्टेंट। हम्म, मैं और ये शेर। हाँ, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल हो, इसको क्या कहते हैं अभी। इसको क्या कहते हैं? यदि एक एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव टर्मिनल है तो इसको सेल कहा जाता है अभी, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, सेल। और यदि
दो या दो से अधिक सेलों को इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो वो क्या बन जाती है बताओ, बैटरी। ठीक सर। और ये जो के है, के ये कुंजी है, स्विच है सर्किट में धारा को ऑन ऑफ करने के लिए। अब प्रोसेस क्या किया जाता है, क्या प्रोसेस करते हैं बताओ, क्या प्रोसेस करते हैं बताओ, क्या प्रोसेस करते हैं? प्रोसेस क्या होती है अभी? प्रोसेस अपने सर ये जोड़ के अपने कर देंगे, बैटरी चालू कर देंगे। प्रोसेस इसमें ये रहती है कि सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, कुंजी को ऑन कर देते हो, ठीक है। कुंजी को ऑन करने से धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी सर्किट के अंदर, यस सर। ठीक है। और इसके ऊपर आपको एक फिक्स विभवांतर भी लगाना होता है। आपने यस सर। कुंजी को ऑन करके आर एच की हेल्प से, किसकी हेल्प से, आर एच की हेल्प से तार पर मान लो V1 विभवांतर लगा दिया। कितना विभवांतर लगा दिया? V1। V1। V1 विभवांतर लगाते हैं। अब ये V1 की वैल्यू कहां से नोट करेंगे अपने? V1 की वैल्यू नोट करेंगे वोल्ट मीटर से, ठीक है। यस सर। और फिर क्या किया जाता है बताओ? V1 विभवांतर के संगत, V1 विभवांतर के, V1 विभवांतर के लिए धारा I1 का पाठ्यांक, धारा I1 का पाठ्यांक किसमें से नोट किया जाता है बताओ? एमीटर से। हाँ, पाठ्यांक एमीटर से नोट किया जाता है। एमीटर से नोट किया जाता है। अब ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस बार बार रिपीट किया जाता है। ये जो आपको मैंने पूरा प्रोसेस बताया है, इस प्रोसेस को बार बार क्या करते हैं? रिपीट। रिपीट करते हैं इस प्रोसेस को। मतलब पहले तो अपने क्या करते हैं, आर एच की सहायता से V1 विभवांतर लगा देते हैं, और जो धारा I1 अपने को प्राप्त होती है वो उसका पाठ्यांक अपने एमीटर से नोट कर लेते हैं। तो पहली रीडिंग तो अपने पास बढ़ गई V1 और I1। फिर अपने धारा नियंत्रक की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, जिससे विभवांतर तो बदल के हो जाता है V2 और धारा बदल के क्या हो जाती है, I2। फिर अपने धारा नियंत्रक की पोजीशन को चेंज करते हैं तो वोल्टेज बदल के हो जाती है V3 और धारा बदल के हो जाती है I3। जैसे मान लो ये तीन रीडिंग के सेट अपने निकाल लिए। लास्ट में अपने क्या निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, V बटे I। जी बेटा आई। हाँ, तो यहाँ से V1 बटे I1 करोगे तो R मिलेगा, V2 बटा I2 आर। करोगे तो भी R मिलेगा, और V3 बटा I3 करोगे तो भी क्या मिलेगा, R मिलेगा। आर ही। ये मतलब आपको फिक्स मिलेगा, नियत वैल्यू प्राप्त होगी। कैसी वैल्यू प्राप्त होगी, नियत। नियत। और फिर आप क्या करोगे, एक ग्राफ पेपर लोगे, इस एक्सिस पे आपने ले लिया करंट और इस एक्सिस पे ले लिया आपने वोल्टेज। एक उचित स्केल को ले लिया और यहाँ आपने मार्किंग कर ली। जैसे मान लो ये V1 है, ठीक है, ये दूसरी रीडिंग होगी अपने पास V2। इसी प्रकार से ये तीसरी रीडिंग होगी V3। इधर साइड करंट के वैल्यूज लिख दोगे, I1 करंट की वैल्यू, I2 करंट की वैल्यू, I3। I3। V1 पे करंट I1 है, V2 पे करंट I2 है। इस प्रकार से ये पॉइंट्स को आप आपस में मिला दोगे तो आपको जो ग्राफ है वो कैसा प्राप्त हो जाएगा बताओ, स्ट्रेट सरल रेखा। लाइन। और इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है, स्लोप वो आपको पता ही है किसके बराबर आती है बताओ, स्लोप बराबर आती है डेल्टा V बटे डेल्टा I। रेजिस्टेंस। और यहाँ से आपको मिल जाएगा प्रतिरोध R। डेल्टा V बटा डेल्टा I करोगे तो यहाँ से चालक तार का प्रतिरोध भी आप फाइंड आउट कर लोगे। 12th क्लास में ये आपके एक्सपेरिमेंट भी हैं, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करके
अपने को दिए गए चालक तार का प्रतिरोध फाइंड करना होता है और उसकी प्रतिरोधकता निकालनी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने ये करते हैं। क्या ये प्रोसेस आपको दिमाग में आ गया सारा? आ गया। ठीक है जी, तो आज की क्लास अपने एंड करते हैं। ठीक है, आज बड़ी बाकी लंबी अपने क्लास कल है। की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए सबको जय हिंद। एक मिनट सर, ये थोड़ा सा ड्रॉ करना है तो। ठीक है, ठीक है अभी